तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का जो प्रमेय है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, है ना। तो उस प्रमेय को पढ़ने से पहले हम पहले भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में जान लेते हैं कि भाज्य संख्याएं हम किन्हें कहेंगे और अभाज्य संख्याएं किन्हें कहेंगे। तो पहले बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती, है ना। वे संख्याएं जिनके केवल और केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, है ना। केवल और केवल अधिकतम दो ही गुणनखंड होंगे उनके, वह संख्या स्वयं होगी, स्वयं के अतिरिक्त एक होगा। वैसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, है ना। इसको हम दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं, अभाज्य संख्याएं मीन्स विभाजित न होने वाली संख्याएं। वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आपने पढ़ा होगा कि सम संख्या की सबसे छोटी संख्या 2 है और 2 एक अभाज्य संख्या है ना। फिर विषम संख्या की सबसे छोटी संख्या वैसे 1 है, पर अपन 3 ही मान के चलते हैं, 3 है, वह भी अभाज्य संख्या है। 3 के बाद फिर जितने भी सम संख्याओं में केवल 2 ही ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य है। बाकी जितने भी सम संख्याएं हैं 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 जितनी भी सम संख्याएं वे सब भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, क्योंकि वो दूसरे नंबर से विभाजित हो जाती हैं, है ना। लेकिन कुछ विषम संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे कि 3 हो गया, 5 है, 7 है, फिर 9 क्या है, भाज्य संख्या, क्योंकि वह 3 से विभाजित हो जाती है। फिर 11 है, ठीक है, अभाज्य संख्याओं में। फिर 13 है, ऐसे करके फिर 15 भाज्य संख्या में, क्योंकि 3, 5 दोनों से विभाजित हो जाती है। फिर है आपका 17, फिर 19, है ना। ऐसे ही बढ़ते जाता है संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती। जैसे हमने 5 का गुणनखंड कराया, हमें मिला क्या, 5 गुणा 1, ठीक है। 19 का गुणनखंड हमने कराया, मिला हमें 19 गुणा 1, क्योंकि यह संख्या स्वयं से विभाजित होंगी, किसी अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होंगी। 23 का गुणनखंड 23 गुणा 1, 29 का गुणनखंड 29 गुणा 1। तो हमने जाना कि वे संख्याएं जिनके गुणनखंड केवल वह संख्या होती है और वह संख्या के अतिरिक्त एक तो होता ही है सभी के साथ, है ना। तो वह संख्या और एक के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या नहीं होती गुणनखंड के रूप में, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और भाज्य संख्याएं मतलब विभाजित होने वाली संख्याएं, है ना। यहाँ पे अ लगा है, अ का मतलब होता है नहीं, है ना। अ का मीन्स होता है नहीं, इसको कह सकते हैं नहीं। तो भाज्य संख्याएं विभाजित होने वाली संख्याएं और अभाज्य संख्याएं विभाजित न होने वाली संख्याएं। आ का मतलब ना समझ सकते हो, ठीक है। तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक। वह संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य से भी विभाजित होगी। जैसे हमने 4 को लिया, 4 कैसी संख्या, सम संख्या, 2 से डिवाइड हो जाएगी, 2 दूना 4, 2 एकम 2। तो 4 के गुणनखंड हमें क्या मिले, 2 गुणा 2, मतलब वह संख्या स्वयं नहीं मिली, वह संख्या न मिल करके हमें कोई और अन्य संख्या मिल रही है ना। कोई अन्य संख्या मिल रही है, 2 गुणा 2। तो यह संख्या भाज्य संख्या, क्योंकि यह 4 किसी अन्य संख्या 2 से डिवाइड हो रही है। इसी तरह हमने 6 लिया, तो 6 2 से विभाजित हुआ, 2 3 6, फिर 3 तो अभाज्य संख्या है, 3 खुद से विभाजित होगी। तो 6 का गुणनखंड हमें क्या मिला, 2 गुणा 3। तो हमने फिर से देखा कि 6 जो संख्या है वह भाज्य है, क्यों, क्योंकि वह 6 से विभाजित तो है ही, 6 से विभाजित तो होगी ही, लेकिन 6 के अतिरिक्त वह 2 और 3 से भी विभाजित है, इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या है, ठीक है। इसी तरह आप और उदाहरण देख सकते हैं बड़ी से बड़ी संख्याओं का, 12 का, है ना, 2 का 12, 2 दूना 2 3 6, 3 एकम 3। इस तरह 12 के गुणनखंड हमें क्या मिले, 2 गुणा 2 गुणा 3। तो 12 क्या है, 12 से तो विभाजित होगी ही, उसके साथ 2 से विभाजित है, 3 से भी और 4 से विभाजित है, 4 3 12, है ना। तो ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक। तो भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में आपने जान लिया है। अब आगे हम देखेंगे अंकगणित का आधारभूत प्रमेयता है ना। कोई भी भाज्य संख्या, प्रत्येक भाज्य संख्या, दुनिया में जितनी सारी भाज्य संख्याएं होंगी उनको अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं उनका जब हम गुणनखंड निकालते हैं, जो गुणनफल हमें मिलता है गुणनखंड के माध्यम से, तो वो सारे के सारे नंबर अभाज्य संख्याएं होती हैं, है ना। जितने भी नंबर होंगे, आप कोई सा भी भाज्य संख्या उठा लीजिए, जैसे हमने ले लिया 102, अब इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो हमें भाज्य संख्याएं ही प्राप्त होंगी, अभाज्य संख्याएं ही प्राप्त होंगी। जैसे
इसका सम संख्या दो सम संख्या है, 2 से डिवाइड होगा, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 51, 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 सता 21, 17 भाज्य संख्या है ना। तो इसके गुणनखंड हमने देखे, क्या क्या मिला हमें, 2 गुणा 3 गुणा 17 है ना, 3 दूना 6, ठीक, ये मिला, 3 एकम 3 2, 3 शत 21, ठीक है ना। तो ये हमें जब हमने 102 कैसी संख्या, भाज्य संख्या, जब इसका गुणनखंड हमने किया तो हमें अभाज्य संख्याएं मिली 2, 3 और 17 गुणनफल के रूप में, ठीक है। तो ये तो पहली चीज़ हो गई कि कोई भी भाज्य संख्या आप लेंगे तो उसके गुणनखंड आपको हमेशा अभाज्य संख्याएं ही प्राप्त होती हैं, है ना। अब अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तथा यह गुणनफल, ये जो गुणनफल आपका ये जो गुणनखंड आपको मिले हैं, ठीक, ये जो गुणनखंड मिले हैं वह अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है ना। तो अब इस पहलू को समझेंगे। इसमें है क्या कि जब कोई भाज्य संख्या होती है तो भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडों को जो लिखने का क्रम होता है ना, तो वह अद्वितीय होता है। कहने का मतलब कि उसको अद्वितीय प्रकार से उसके गुणनखंड को हम लिख सकते हैं। जैसे इसका गुणनखंड 102 का है, 2 गुणा 3 गुणा 17, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 17 गुणा 2, है ना। या फिर हम लिख सकते हैं क्या, 17 गुणा 3 गुणा 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, मतलब इसके क्रम कुछ भी हो सकते हैं, है ना। क्रम इसका कुछ भी हो सकता है, क्रम पर डिपेंड नहीं करता अभी तक, मतलब कि इसका क्रम कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके जो गुणनखंड होते हैं वह अद्वितीय होते हैं। गुणनखंड कैसे होंगे, अद्वितीय होंगे, है ना। अद्वितीय मीन्स कि 102 का गुणनखंड चाहे कोई भी व्यक्ति करे, कहीं भी करे, गुणनखंड हमेशा हमें 2, 3 और 17 ही प्राप्त होना है, ठीक। इसके अलावा कोई नंबर हमें नहीं मिलेगा इसके गुणनखंड में। अद्वितीय का मतलब ये होता है कि उसके समान कोई दूसरा ना हो। जैसे हमने 10 का गुणनखंड कराया तो 10 के गुणनखंड में हमें क्या मिला, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, तो 10 के गुणनखंड क्या है, 2 और 5, जो कि अद्वितीय गुणनखंड है ना। 10 का गुणनखंड हमेशा 2 और 5 ही निकलेगा, तीसरा नंबर नहीं आने वाला, ठीक है। तो ये होता है अद्वितीय, है ना। अब बात करते हैं किसकी, यदि हम कोई भाज्य संख्या पर विचार करें, ठीक, कोई भाज्य संख्या हम लें, हमने फिर से कोई भाज्य संख्या ले लिया जैसे 12, ठीक। अब इसके जो अभाज्य गुणनखंड, इसके जो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल होंगे, है ना। अभाज्य संख्या इसके क्या क्या होंगे, अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, इसके गुणनखंड को। 2 दूना 2 छिक्का 12, 2 तियाँ 6, 3 एकम 3, तो इसके क्या निकल गए, 2 गुणे 2 गुणे 3, इसके अभाज्य गुणनखंड, है ना। तो भाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड जो होते हैं उसे लिखने की केवल एक ही विधि होती है ना। भाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों को लिखने की केवल एक ही विधि है। वो कैसी विधि है, गुणनखंड विधि है ना। हम गुणनखंड विधि से ही इनके अभाज्य संख्याओं को लिख सकते हैं, किसी भी भाज्य संख्या की, ठीक। अब इसके हम क्रम पर विचार करें तो इसका क्रम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पर बताया इसका क्रम कुछ भी हो सकता है ना। अब बात करते हैं कि जब क्रम कुछ भी हो सकता है तो अद्वितीय फिर कैसे कहते हैं, ठीक है। भाई क्रम तो हमने कुछ भी लिख दिया, ठीक। अद्वितीय क्यों है, अद्वितीय हम इसलिए है क्योंकि संख्याएं नहीं बदलने वाली है ना। जब किसी भाज्य संख्या का हम गुणनखंड निकालते हैं तो संख्याएं परिवर्तित नहीं होना है। हाँ, संख्याओं का क्रम जरूर इधर उधर हम लिख सकते हैं, पर उसको भी ऐसा लिखना नहीं है, उसके लिए आगे बताएंगे। तो एक प्राकृत संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड होता है ना, प्राकृत संख्या या भाज्य संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड होता है उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है ना। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके क्रम को छोड़ते हुए, क्रम कुछ भी हो सकता है, ठीक। क्रम को छोड़ते हुए मतलब क्रम कुछ भी हो सकता है, या तो पहले 2 या बाद में 2, पहले 17 बाद में 17, क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। कि मतलब कि अब संख्याएं तो वही रहती हैं ना, संख्याएं तो परिवर्तित नहीं होती, इसलिए क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, क्योंकि संख्याएं कभी परिवर्तित नहीं होती। इसको और ढंग से समझने के लिए, हम इसको और व्यापक रूप से समझने के लिए हम विचार करते हैं। मान लेते हैं कि x कोई हमारी एक भाज्य संख्या है, ठीक। x कैसी संख्या है, हमारी कोई भाज्य संख्या है। अब इस x के हमें गुणनखंड मिलेंगे, ठीक। x के गुणनखंड कुछ मिल सकते हैं, P1 मिल सकता है, P2 मिल सकता है, P3 मिल सकता है, ऐसे ही हमें Pn तक मिल सकता है, कुछ भी संख्या। तो x के हमें गुणनखंड क्या मिले, क्रमशः P1 P2, है ना। अब इसको सब मल्टीप्लाई में ऐसे लिखेंगे इंटू P3
ऐसे डॉट 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 pn ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई नंबर हो सकता है 12, 2 गुणे 2 गुणे 3 ऐसा, है ना। अब लेकिन जो गुणनखंड प्राप्त होते हैं ये गुणनखंडों को हमेशा कैसे लिखना है, आरोही क्रम में। कैसे क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है इन गुणनखंडों को, ठीक। आरोही क्रम मीन्स बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, है ना, फिर ऐसे करके सबसे बड़ी, इस क्रम में हमें लिखना है आरोही क्रम में, ठीक। अब इस क्रम में लिखने पर जो भी गुणनखंड हम लिखेंगे उसे कह सकते हैं कि संख्या अद्वितीय, जो अभाज्य गुणनखंड है वह अद्वितीय है। अब जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 13,720, है ना। इसके गुणनखंड आप निकालना, 13,720 के गुणनखंड निकाल लो। चलो कितना आएगा, 13,720 का पहले तो 2 से डिवाइड होगा, 2 छिक्का 12, ठीक है, 17 हो गया, 2 सत्ते 2 अट्ठे 16, है ना। फिर 1 हो गया, 2 छिक्का 12 0, फिर 2 से जाएगा 2 तियाँ 6, 2 चौके 8, 2 तियाँ 6 0, फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब कितना आया, 5 1 6 1 7 7 14, पता नहीं किससे जाएगा, अब इसको देखना पड़ेगा। 14 किससे विभाजित होगा, 5 से चला जाएगा ये, ठीक। इकाई अंक 5 है तो 5 तियाँ 15, 2 17 21 हो गया, 5 चौकी 20, 1 5 तियाँ 15, फिर कितना आ गया, 4 3 7 3 10, है ना। 343, 3 से डिवाइड होगा नहीं, 7 से 7 चौकी 28, 29 30 31 32 33 34 6, 7 नहीं 63, 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 चौकी 28, 6 बचा, 7 7 49, 7 अट्ठे 56, 7 नहीं 63, फिर 7 से 7 7 49, फिर 7 से 7 एकम 7। तो इस तरह हमें क्रम क्या मिला, इसका क्या मिला, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7, कितने 7 मिले, 3 बार 7 मिला, है ना। तो हमने क्या देखा, जब 13,720 का हमने गुणनखंड कराया तो संख्याएं हमें आरोही क्रम में प्राप्त हो रही हैं। पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, फिर उससे बड़ी है, फिर उससे बड़ी अभाज्य संख्या है, तो ये आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। और इसमें जो समान अभाज्य संख्याएं होती हैं, समान अभाज्य संख्याएं दिख रही हैं, 2 3 बार है, 7 3 बार है, तो इनको हम इनके घातों के रूप में ले सकते हैं। मतलब 2 का 3 बार मल्टीपल है 2 की घात 3, 5 सिंगल है, 7 का 3 बार मल्टीपल है 7 की घात 3, है ना। तो उसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको हम घातों में समान अभाज्य संख्या, ये समान अभाज्य संख्या हो गई, तो समान अभाज्य संख्या को हम घातों के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, गुणनखंडों को, है ना। घात लगा करके गुणनखंडों को हम व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है, घातों के रूप में समान अभाज्य संख्या वाले गुणनखंडों को, ठीक। तो एक बार जब हम निर्णय कर लेते हैं, जब निर्णय कर लेते हैं कि अभाज्य संख्याओं को आरोही क्रम में ही लिखना है ना, तो यही जो व्यवस्था होती है, ये जो क्रम होता है, इसको हम कह देते हैं अद्वितीय क्रम, ठीक है। यही क्रम हमारा अद्वितीय क्रम कहलाता है। जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि इसको आरोही क्रम में ही लिखना है किसी भी भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडों को, है ना, तो वह क्रम अद्वितीय हो जाता है, ठीक। अब आज हो गया आपका अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, है ना। अब अगली क्लास में हम इससे संबंधित सवालों को भी लगाएंगे, सवालों को हल करेंगे।